नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डायमंड या गोल्ड कौन ज्यादा बोल्ड। आज हम बातचीत करने वाले हैं गोल्ड के मार्केट को लेकर, सिल्वर के मार्केट को लेकर और साथ ही डायमंड के मार्केट को लेकर, क्योंकि डायमंड मार्केट को लेकर भी काफ़ी चैलेंजेस हैं और कई सारे कारोबारी है वो चाह रहे थे कि इस मार्केट को लेकर भी चर्चा हो, क्योंकि फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले हम बातचीत और इस शो को लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं इस शो से जो कुछ निकलेगा उसका फ़ायदा कंज्यूमर्स के साथ साथ कारोबारियों को भी होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार नए शोज नए एग्जीबिशन चल रहे हैं और देश में कोशिश हो रही है कि जो इस बार का जो त्योहारी सीजन हो वो बम्पर हो बिक्री के लिहाज से, चाहे वो सोना चांदी हो या फिर डायमंड हो, हर तरह की बिक्री इस बार अच्छी हो। तो किस तरह की बिक्री होगी, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या चैलेंजेज है और भाव के हिसाब से क्या आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, इसलिए हमने इस शो का नाम दिया है डायमंड या गोल्ड कौन ज़्यादा बोल्ड। और इस खास पेशकश को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान होंगे अगले आधे घंटे तक जो आपको मदद करेंगे। सब्यसाची रे होंगे, ईडी हैं जेम ज्वेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, और साथ ही हमारे साथ आनंद गुप्ता होंगे श्री हरिप्रिया ज्वेलर्स से, और साथ ही भाव पर बातचीत करने के लिए प्रथमेश माल्या होंगे एंजल वन से, और सचिन गुप्ता होंगे 5 पैसा कैपिटल से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए शुरुआत हम करेंगे गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड को लेकर इस बार काफ़ी सेंटीमेंट बेहतर हुआ है, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि कई सालों से कारोबारियों की डिमांड थी कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए, उस मांग को पूरा कर लिया गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार जब हम त्योहारी सीजन में होंगे तो डिमांड बेहतर होगी। सबसे पहले प्रथमेश जी, आपसे मैं भाव को लेकर बातचीत करता हूं, क्योंकि भाव कोई भी ग्राहक जब दुकान में जाता है तो सबसे पहला उनका सवाल यही होता है कि भाव क्या है। तो भाव इस बार जिस तरह के नीचे आए हैं, इसके बाद आगे भाव की चाल क्या रहेगी, ये इस पर आप बता दीजिए। क्या अनुमान आप लगा के चल रहे हैं प्रथमेश जी, अगर मीडियम टर्म में दिवाली तक का अगर किसी का व्यू है तो कहां तक भाव जा सकते हैं आगे गोल्ड के? नमस्कार विश्वमोहन जी। मेरे ख्याल से इंपोर्ट ड्यूटी कट होने के बाद जो प्राइस गिरावट हुई थी 67-68,000 तक, वो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन था जो मीडियम टर्म से थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना चाहते हैं यहाँ पे। तो एक्यूमुलेशन जोन में अभी भी कहूंगा 68 और 67,000 के बीच में ही रहेगा, जहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रख सकते हैं। ऊपर वाला भाव मेरे ख्याल से वापस एक बार 75,000 बहुत जल्दी आने की पॉसिबिलिटी है। डॉलर टर्म्स में वो जो दूरी रहेगी वो अराउंड $200 की रहेगी। तो आप अगर डॉलर टर्म्स में जोड़ेंगे तो $2,630 के आसपास वो भाव दिखेगा, जो यहाँ पे 75,000 के आसपास का रहेगा। सो जो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं 68-67,000 के बीच में एक्यूमुलेशन जोन है, और ऊपर वाला भाव जो है 75,000 के लिए है। 66 से 67,000 आपके लिए एक्यूमुलेशन जोन है, ये खरीदारी का जोन है जहां पर आप खरीदारी पर विचार कर सकते हैं, और 75,000 रुपए तक सोना इस साल जा सकता है, ऐसा प्रथमेश जी को लगता है। सचिन, आप बताइए आपकी राय भाव के हिसाब से गोल्ड को लेकर क्या बन रही है? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। जी बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि एक अच्छा जोन है 67,000 68,000 के आसपास से, जहां से गोल्ड को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और अप साइड में जो पोटेंशियल टारगेट्स लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक बार मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो 74,000 टू 76,000 तक के लेवल्स जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म जो आपका नजरिया है ये कितना है, कितने महीने का, इस साल के अंत तक के लिए, अगले साल तक के लिए, जो 74,000 से 76,000 सचिन जी आप टारगेट दे रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है सर नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के आसपास में, यानी 25 के फर्स्ट क्वार्टर तक ये टारगेट्स जो है वो अचीव होने चाहिए 76,000 तक। ओके, चलिए हमारे साथ आनंद जी भी हैं। आनंद जी, आप बताइए किस तरह की डिमांड है, भाव जो अचानक से एडजस्टमेंट की वजह से कम हुए हैं उसका फायदा रिटेल में मिल रहा है, ग्राहकों के बीच उत्साह है खरीदारी को लेकर, और साथ ही आप B2B बिजनेस शो से आए भी है, वहां किस तरह के रिस्पांस लोगों में, कारोबारियों में देखने को मिला? विश्वमोहन बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को स्टूडियो में बुला के हम लोग का विचार रखने के लिए। अभी शो में हम आए हुए हैं, यहाँ पे IIJ शो जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शो है, और उसके अंदर में लोगों का खरीदारी जो है मतलब हम तो अभी करीब 20 साल से आ रहे हैं, इस बार जो उत्साह देखे हैं लोगों के अंदर में, जिसमें हर एक स्टेट में, स्टेट कैपिटल में शो होता है, लेकिन ये जो 40 साल हो गया आज IIJ शो होते हुए, और जो लेगेसी IIJ शो का है, और जो कस्टमर सच पूछिए तो कस्टमर जो सीरियस बायर है वो एकदम खचाखच भरे हुए हैं स्टूडियो के अंदर में, वहाँ पे शो के अंदर में हम गए हैं। कल जाने में
मतलब इतना भीड़ था और सबके बूथ पे काफ़ी खुशी था। और 8 तारीख से शो चल रहा है और समझिए कि आज 12 तारीख आज है। 12 तारीख को आज जियो में एक शो का एंड है और अपना नेस्को में जो शो हो रहा है उसका कल तक का है। और अभी तक कस्टमर टिके हुए हैं, होटल सब फुल है। कस्टमर जो आए हुए हैं, जो भी जहाँ से पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं, ज़्यादातर साउथ इंडिया के लोग आए हैं, सबका परचेजिंग एकदम फुल स्विंग में चल रहा है। भाव गिरने से बहुत मदद मिला है और जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, जो ड्यूटी जो कम होने से एक हब बनने जा रहा है इंडिया ज्वेलरी के मामले में। और हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री साहब को भी और अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि जिस तरह से हम लोग पूरे विश्व में घूमने के लिए जाते हैं और देश को हम लोग चाहते हैं कि देश में खूब बड़ा हमारा हब बने, इसका टूरिस्ट हब बने, तो ज्वेलरी का मार्केट इंडिया में हाथ से बना हुआ ज्वेलरी हिंदुस्तान के अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता है और इसका डिमांड सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में लोगों का है। तो ज्वेलरी जो है, कम से कम लोग यहाँ आए और ज्वेलरी खरीदे और इनको जाने के समय में एयरपोर्ट पे उनको जो यहाँ जो वैट लगता है, जीएसटी लगता है, वो रिम्बर्समेंट मिल जाए। जो फ़ायदा गल्फ़ कंट्री उठा रहा था, जो फ़ायदा सामने से यूएई उठा रहा था, वो फ़ायदा हमारे देश के आए हुए जितने भी हमारे मेहमान हैं, हम लोग ऐसे भी अतिथि देवो भव वाले लोग हैं, अतिथि को बुलाते हैं। तो अब लोग जब घर से निकलते हैं बाइंग करने के लिए सोच के घूमने नहीं आते हैं, लेकिन घूमने के समय ही बाइंग करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। तो हम लोग भी जाते हैं, कोई नहीं कि गए हैं बहरीन गए हैं तो जाके वहाँ से ज्वेलरी खरीद के ले आए, दिल्ली गए हैं, दुबई गए तो ज्वेलरी खरीद के लेके आ जाए। लेकिन सस्ता भी होने के कारण से टैक्स जो है रिम्बर्स हो जाता है, उसके कारण से हम लोग ज्वेलरी को, जो कोई भी गया तो 4 गो चेन 2 गो चेन खरीद लिया, वो ब्रेसलेट खरीद लिया, तो एक ज्वेलरी हब बन गया था दुबई और यूएई और बाकी जो गल्फ़ कंट्री है। तो हम प्रधानमंत्री जी से भी हाथ जोड़ के विनती करेंगे आपके शो के माध्यम से और एफएम मिनिस्टर से, जो एक बोल्ड डिसीजन लिए हैं कि 9% जीएसटी कम कर दिए, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिए, उसी तरह जीएसटी में भी कुछ कम कर दे, 1.5% कर दे जीएसटी को। तो अगर हिंदुस्तान के लोग को फ़ायदा ना मिले तो हिंदुस्तानी जो पूरे विश्व में है वो जब अपने देश आए और यहाँ से कुछ भी लेके जाए तो उनको रिम्बर्समेंट मिल जाए, उनको एयरपोर्ट पे उनका कैश पैसा वापस हो जाए टैक्स के रूप में जो लगा हुआ है, चाहे तो ये हब हो जाएगा भारत। और विदेशी मुद्रा जितना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी, पूरा का पूरा मुद्रा यहाँ पर आने वाला है। ओके, यानी आपका कहना यह है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो घटे हैं, जो 9% कम करके 15 से 6% किया गया है, इसका भरपूर फायदा मिल रहा है। जितने भी अब एग्जीबिशंस हो रहे हैं वहाँ पर कारोबारियों में उत्साह है, जमकर तैयारी चल रही है। उनको लग रहा है कि इस बार उनका त्योहारी सीजन काफ़ी बेहतर होगा और ग्राहकों के हिसाब से भी बेहतर है, क्योंकि दाम कम हो गए हैं तो उनका भी रुझान गोल्ड को लेकर बढ़ रहा है। अब आप बताइए सचिन जी, अगर किसी को खरीदना हो 66-67 हज़ार पे खरीदना है, अगर थोड़ा लंबा नज़रिया रखे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखना है, तो कहाँ तक भाव जा सकता है? अगले साल 2025 को लेकर आप लोगों का एस्टिमेट क्या है? तो विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन जोन, जैसे कि हमने बात की है कि 67-68 के आसपास में एक अच्छा लेवल है, यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है गोल्ड को। और लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एंड ऑफ 2025 की बात कर रहे हैं तो डॉलर टर्म्स में मुझे लगता है कि करीब 2730 तक के आसपास तक के लेवल्स जो है वो हम देख सकते हैं। और अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स में लेवल्स की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि करीब 78,000 to 80,000 के अराउंड के लेवल्स जो है वो 2025 के एंड तक गोल्ड में देखने को मिलना चाहिए। बिकॉज जैसे कि अभी सन ने भी बोला कि जिस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी कट हुआ है, गवर्नमेंट की साइड से एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा इनिशिएशन लिया गया है और उसकी वजह से एक फर्दर बाइंग, जो फिजिकल बाइंग्स जो हम बोलते हैं, जो कि काफी टाइम से भी कम होती हुई दिख रही थी, उसके अंदर एक अच्छा खासा जो है वो बूम आ सकता है। तो उसके चलते प्राइसेस को एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा और गोल्ड जो है अब थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली होता हुआ नजर आ सकता है कमिंग डेज के लिए। आप अपना व्यू दीजिए नेक्स्ट ईयर के हिसाब से, थोड़ा लंबा नजरिया रख के अगर किसी के पास है। प्रथमेश जी, आप क्या राय दे रहे हैं गोल्ड पर? जी, गोल्ड में भी एक्यूमुलेशन अगेन थोड़ा लंबा रखने का है तो फिर 77,000 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट हाफ में पॉसिबिलिटी है, वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में।
तो एक्यूमुलेशन जोन अगेन 66-67,000 के जोन के आसपास ही रह सकता है। चलिए, अब गोल्ड के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चांदी की, क्योंकि चांदी को लेकर भी लोगों में रुझान है और चांदी की तेजी अच्छी दिख रही है। एक अच्छे करेक्शन के बाद पहले तो इंपोर्ट ड्यूटी का एडजस्टमेंट दिखा, फिर बाजार में करेक्शन भी आया और अब खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आप बताइए प्रथमेश जी, क्या लग रहा है चांदी को लेकर? चांदी में कितनी तेजी की उम्मीद आप लोग इस साल के अंत तक कर रहे हैं और अगले साल को लेकर क्या रुझान है चांदी में? आई थिंक विश्वमोहन जी, यहाँ पे इवेंट है, इवेंट रिस्क है और वो यूएस की तरफ से इलेक्शन आउटकम है। तो अनसर्टेन सिचुएशन में प्रेशियस मेटल्स परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और प्लस ब्याज दरें कम होने की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक मेरे ख्याल से नेक्स्ट मीटिंग में होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इस फैक्टर्स को जोड़ेंगे तो गोल्ड और सिल्वर दोनों का मोमेंटम तेज दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट आपको 89,000 रहेगा। 89,000 एक बैरियर रहेगा रुपी टर्म्स में। उसके बाद नेक्स्ट 95,000, मतलब और अराउंड यहाँ से आपको डबल डिजिट्स में जो है परसेंटेज वाइज आपको चांदी में जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आप सचिन जी, आपकी राय क्या है? क्या आपको कहां तक लग रहा है कि चांदी कहां तक जा सकती है इस साल के अंत तक और अगले साल? जी बिल्कुल, यहाँ मैं प्रथमेश जी से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे भी जो लेवल्स हैं, मुझे लग रहा है कि एक बार 90,000 के आसपास तक के लेवल्स जो है वो मीडियम टर्म में यहाँ पे सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। और थोड़ा सा होल्डिंग का नजरिया देखते हैं तो 96,000 टू 97,000 तक के लेवल्स भी जो है वो सिल्वर टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो 90,000 टू 96,000 के अराउंड की जो है ये एक रेंज रहेगी लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो। बट यस, इमीडिएट लेवल्स 90,000 तक के एक्सपेक्टेड है। यानी दोनों एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि यहां पर चांदी में अच्छी तेजी दिखेगी। 90,000 से 94,000 रुपए का टारगेट सचिन जी का है और प्रथमेश जी को भी लग रहा है कि यहां पे 95,000 रुपए तक चांदी जा सकती है। चांदी को लेकर आपका भी आनंद जी क्या लग रहा है? किस तरह के रुझान है लोगों में चांदी को लेकर? चांदी के दाम भी काफी तेजी से नीचे आए हैं। एक तो ड्यूटी का एडजस्टमेंट और ऊपर से भाव भी करेक्ट हुआ है। क्या लग रहा है, किस तरह लोगों का रिस्पॉन्स दिख रहा है स्टोर्स पर? चांदी और सोना ये दोनों एक तरह से भाई बहन है। जब भी तेज़ी पकड़ेगा तो दोनों में तेज़ी आएगा, जब भी नीचे की तरफ आएगा तो दोनों साथ साथ आएगा। लेकिन चांदी एक ऐसा ज्वेलरी है जो आम आदमी से कनेक्ट करता है और हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर है, जो नेक्स्ट जी जिसको बोलते हैं, वो जो 40 करोड़ लोग हैं उसमें 20 करोड़ लोग भी अगर नेक्स्ट जी हमारे बिजनेस में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से जलाया हुआ एक मुहिम के तहत, अगर स्वर्ण वृक्ष योजना के तहत हमारे होलसेलर, हमारे मैन्युफैक्चरर, हमारे रिटेलर अगर इसको एक जगह दे अपने शोरूम के अंदर 200 स्क्वायर फीट में, तो चांदी का ज्वेलरी जो अभी इंडस्ट्रियल ग्रो के कारण से भाव का तेजी आया है, चाहे डिमांड बढ़ा है, अगर सच पूछिए ज्वेलरी का जो डिमांड अगर इसका बहुत अच्छे से बढ़ेगा तो लाख रुपया को क्रॉस करने में तनको इसका टाइम नहीं लगेगा। इसलिए कि अभी जो भी दाम घट बढ़ रहा है सिर्फ इंडस्ट्रियल के कारण से, मेन जो खपत वाला चीज़ है चांदी है और ये आम आदमी को कनेक्ट कर रहा है। चांदी का एक से एक बेहतरीन डिज़ाइन बन के आ रहा है, खासकर इंपोर्टेड ज्वेलरी, जो अपना स्वदेशी बना हुआ ज्वेलरी जो अपना राजस्थान से बन के आता है, हैदराबाद से बन के आता है, चेन्नई से बन के आता है। इतना लाजवाब ज्वेलरी है कि हम अभी आए हैं शो में, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, सब में से मेरा होलसेल का काम है। 250 रिटेलर हमारे साथ बिहार में जुड़े हुए हैं, हम उनको माल भी देते हैं, अपना खुद का भी रिटेल का शोरूम है। तो वहाँ पे अभी एकदम न्यू जनरेशन कस्टमर को पकड़ने के लिए हर एक रिटेलर को एक सुंदर सा शोरूम में जिस तरह से डायमंड को सजाते हैं, गोल्ड को सजाते, ज्वेलरी को सजाते हैं, उसी तरह चांदी के ज्वेलरी को, इंपोर्टेड ज्वेलरी को सजाइए और दुकानदारी इतना लाजवाब तरीके से आगे बढ़ेगा। सचिन जी हैं, सचिन जैन साहब हैं जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अभी चेयरमैन बने हैं, अभी इधर के CEO बने हैं, उनसे भी मेरी कल बात हुई, वो भी यही बात बोले कि नहीं एकदम इस मुहिम को हम लोग तेज़ी से बढ़ाएंगे और हर एक स्टेट में इसका एक मीटिंग करेंगे रिटेलर को बुला के और चांदी को फोकस्ड करेंगे। सोना में भी 14 कैरेट और 18 कैरेट ज्वेलरी को प्रमोट करेंगे। 5,000 से लाख रुपया का परचेजिंग कोई भी बच्चा होगा वो खरीदने के लिए अपने माँ बाप से बिना पूछे हुए खरीदता है और उसको ये रिटर्न वैल्यू के साथ मिलेगा। तो चांदी एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है और चांदी लाख रुपया जाने में कोई समय नहीं लगेगा। सर आप देख लीजिएगा कि अगले साल के 3rd क्वार्टर में चांदी लाख रुपया से ऊपर चला जाएगा डिमांड के कारण। सर चांदी को लेकर एक सबसे बड़ी चिंता है आनंद जी, जो हॉलमार्किंग को लेकर है, प्योरिटी को लेकर है। जब भी रीसेल की जब बातचीत आती है तो वहां पर हाजिर में उनको उस तरह के रीसेल वैल्यू नहीं मिल पाते हैं, खास करके छोटे शहरों में इस तरह की दिक्कत है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए छोटे शहरों में दिक्कत रहेगा,
इसलिए कि हमारे हमारे यहाँ जो है ना दो तरह का मार्केट, एक ऑर्गेनाइज प्लेयर का मार्केट है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में इसलिए हम लोग नहीं ज़्यादा विचार करते हैं कि सरकार को टैक्स देता नहीं है तो सरकार उसके बारे में क्यों सोचने जाएगा। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो चांदी को, सोना को, डायमंड को क्वालिटीज वाइज बेचता है, एक रियल रेट में बेचता है, एक रियल प्राइस लेके कस्टमर को सेटिस्फाइड करके देता है, तो उसके बारे में गवर्नमेंट सोचेगा ना। तो चांदी पे कंट्रोल होना महा जरूरी है। भारत सरकार से हम अपील करते हैं कि भारत में 3 तरह का क्वालिटी चांदी में होना चाहिए, एक 97 हॉलमार्क, एक 92.5 हॉलमार्क, एक 81 हॉलमार्क। ये 3 क्वालिटी का ही चांदी, चाहे जैसे भी हो, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर बेचेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसका नकल करेगा और बेचेगा ही बेचेगा। जिस तरह से सोना को शुद्ध किया गया है उसी तरह चांदी को शुद्ध करने का अब समय आ गया है। अगर करिएगा तभी आपका व्यापार बढ़ेगा। 40 करोड़ आदमी से 20 करोड़ आदमी भी कन्वर्ट हो गया अपने ज्वेलरी ट्रेड में, तो पूरा ट्रेड का नक्शा बदल जाएगा। ओके, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में लेकर नहीं आएंगे, जब तक प्योर चांदी नहीं बेचेंगे, जिस तरह से गोल्ड के मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आई उसी तरह का अगर चांदी मार्केट में आए तो चांदी का मार्केट और बड़ा हो सकता है, क्योंकि चांदी का दायरा काफ़ी बड़ा है। सिर्फ यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं, ज्वेलरी के लिए ही नहीं, पूरी तरह से इंडस्ट्रियल बाइंग भी होती है। घर के एक एक प्रोडक्ट, छोटे छोटे प्रोडक्ट सब चांदी के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है। तो ये है चांदी की खूबी, जिसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब मार्केट ट्रांसपेरेंट हो। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी के ट्रिगर की। प्रथमेश जी, आप बताइए ऐसे कौन कौन से ऐसे ट्रिगर है जो चांदी के मार्केट को यहाँ से ड्राइव करेंगे, और चांदी की तेजी के लिए चैलेंजेस क्या है? क्या ऐसे चैलेंजेस फिलहाल दिख रहे हैं जिसमें चीन से मांग को लेकर अनिश्चितता है, और साथ ही जिस तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के जो नंबर आए हैं वो काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस है और क्या बड़े तेजी के ट्रिगर आपको चांदी के लिए दिख रहे हैं? विश्वमोहन जी, तेजी के ट्रिगर्स तो इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर फाइनेंशियल ट्रिगर भी है और फिजिकल बाइंग वाला भी ट्रिगर है, जहां पे डिमांड कंसर्न जैसे आपने बताया फिजिकली चाइना से उभर कर आ रहा है। स्पेसिफिकली चाइना का यूसेज जो है सोलार इंडस्ट्री में जो पैनल्स होते लगते हैं उसमें सिल्वर का काफी यूज होता है, और अगर चाइना की डिमांड स्लो होती है तो क्लियरली सिल्वर की फिजिकल डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट इन्वेस्टमेंट डिमांड की आप देखेंगे तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इलेक्शंस यूएस में, इंटरेस्ट रेट्स का घटना और मिडिल ईस्ट में क्राइसिस, ये सारे फैक्टर्स घोल मिलाकर इन्वेस्टमेंट डिमांड के तौर पर चांदी काफी बेहतरीन दिख रही है। तो अगर आप डिमांड साइड में देखें तो चाइना एक स्लो डाउन कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साइड पे देखें तो 3-4 फैक्टर साथ में मिलाकर चांदी को मेरे ख्याल से प्राइस रिएक्शन काफी वोलेटाइल रह सकता है आने वाले नेक्स्ट 6 months to 8 months के लिए। जी, आपको क्या लगता है चांदी के लिए बड़े ट्रिगर क्या है, फंडामेंटल्स कौन क्या क्या हैं जो आपको लग रहा है कि चांदी की कीमतों को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं? सचिन गुप्ता जी के शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत है, लेकिन जो बड़े ट्रिगर यहाँ पे दिख रहे हैं वो है फेड के जो स्टांस में बदलाव आया है, साथ ही हाल के जो नंबर्स हैं यूएस इकोनॉमी के वो काफ़ी यहाँ पर वीक रहे हैं, चाहे वो लेबर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग के नंबर हो, वो सब कमज़ोर हैं और वहाँ पर स्लो डाउन के साफ तौर से मिल रहे हैं। और हाल में फेड अधिकारियों के जिस तरह के बयान आए हैं वो भी साफ संकेत दे रहा है कि महंगाई उनके टारगेट के बिल्कुल करीब है। अब वक्त आ गया है कि यहाँ पर ब्याज दरों में धीरे धीरे कटौती की जाए, ये साफ संकेत दिया गया है। और सितंबर की जो बैठक होगी यूएस फेड की, उसमें ब्याज दरों में आधे % तक की कटौती हो सकती है और इस साल करीब 1% फेड ब्याज दरें घटा सकता है। ये जो फैक्टर्स है वो यहाँ से चांदी को ड्राइव करेंगे और गोल्ड की तेजी का तो यहाँ पर चांदी को फायदा मिलता ही है। और चांदी 50% इंडस्ट्रियल मेटल भी है, वो भी चांदी को यहाँ पर सपोर्ट करता है। जैसे जैसे सोलर, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से डिमांड बढ़ेगी उसके साथ साथ यहाँ पर चांदी की डिमांड भी बढ़ेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं डायमंड को लेकर। डायमंड को लेकर काफ़ी सारी चुनौतियाँ मार्केट में हैं। एक तो है लैब डायमंड का विस्तार जैसे जैसे हो रहा है उससे परसेप्शन खराब हो रहा है नेचुरल डायमंड को लेकर, उसकी डिमांड को लेकर भी। आनंद जी, इस पर आपका टेक करेंगे। जो लैब का मार्केट है, हालांकि दोनों पैरेलली अलग मार्केट है, लेकिन उससे एक सेंटीमेंट तो खराब हुआ ही है। एक तो रेट के हिसाब से मार्केट खराब हुआ है क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से इतने ज़्यादा वहाँ पर खरीदारी हो रही है, छोटे खरीदारी भी हो रही है। जो लोग अब तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे डायमंड को, वो भी लैब डायमंड की वजह से अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उसका असर सीधा लैब डायमंड पे, नेचुरल डायमंड पे हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? विश्वमोहन जी, सबसे बड़ा खुशी का बात क्या है ना कि अवेयरनेस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आपका जो ये टेलीविज़न है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये एक अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है।
तो हमारे देश के अंदर टीवी चैनल का विस्तार बहुत ज़ोरदार तरीके से हुआ है। काफ़ी लोग आपके चैनल को देखते हैं। हम समझते हैं कि 15 लाख लोग आपके चैनल को फॉलो करते हैं, हम देखे हैं इसको। तो उसमें ये चीज़ें जब हम लोग चैनल पे आए हैं, बताए हैं कि भाई जो रिच सेगमेंट है, जो अपर मिडिल सेगमेंट है, वो आज भी नेचुरल के तरफ ही उसका दिमाग है। वो जब भी खरीदेगा नेचुरल ही खरीदेगा। लेकिन जिस आदमी को पैसा का कमी है, घर में और भी उसका खर्चा बढ़ गया है, आमदनी थोड़ा कम है, तो उसको भी डायमंड पहनने का उतना ही उसको भी शौक है। और वो आदमी को एक पैरेलल नहीं, एक समझिए कि उसके लिए एक जीवनदायिनी चीज़ मिल गया है कि दोनों अगर पहन लिया जाए तो हम समझते हैं कि किसी भी ज्वेलर्स का हिम्मत नहीं है कि बता पाएगा कि ये लैब ग्राउंड डायमंड है कि नेचुरल डायमंड है। इस सर्टिफिकेट के अलावा कोई नहीं बता सकता है। पहले डीएनए का टेस्ट होता था सिर्फ डायमंड में, अब डीएनए आरएनए का टेस्ट से पता चलता है कि मेरा लैब ग्राउंड डायमंड है, ये मेरा जो है। इसलिए कि जो लैब ग्राउंड डायमंड है ना, वो नेचुरल डायमंड से बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है। और इतना बेहतरीन उसका चमक है, इतना बेहतरीन उसके अंदर में सुंदरता है, उसका कलर क्लियरिटी एकदम नीट एंड क्लीन होने से और सर्टिफाइड होने के कारण से लोग बोल्डनेस पहनते हैं। हम लोग भी अपने रिटेलर को बेचते हैं 100% रीसेल वैल्यू देके। ये थोड़ा बड़ा बात नहीं है सर। तो ये दोनों सेगमेंट में एकदम अंतर है। जो रिच लोग हैं वो आज भी नेचुरल पहने हैं। अभी भी हम आए हैं, अपना दोनों परचेजिंग किए हैं, डायमंड का नेचुरल को भी परचेजिंग किए हैं। लेकिन जो सॉलिटेयर पीस है, उस सॉलिटेयर में एकदम परफेक्ट चीज़ है लैब ग्राउंड डायमंड। और लोग को बोल के बेच रहे हैं कि भैया 1 रुपये का चीज़ है, आपसे 1 रुपया 10 पैसा ले रहे हैं। और वो 1 लाख का चीज़ है, 1 लाख 10 रुपया ले रहे हैं आपसे। तो बोल के बेचने से, ट्रांसपेरेंसी होने के कारण से दोनों का व्यापार बढ़ा है। इतना ऐसा नहीं कि लैब ग्राउंड के आने से इसका बिक्री घट गया, इसका बिक्री और बढ़ गया, नेचुरल का बिक्री और बढ़ गया। लेकिन नेचुरल डायमंड के दाम जिस तरह से हाल के कुछ दिनों में गिरे हैं, हालांकि उसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स भी है, क्या लग रहा है आपको प्राइस को लेकर किस तरह का आउटलुक है आपका? देखिए, रशिया जो है वर्ल्ड का 40% डायमंड को कंट्रोल करता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा खदान है। उसके ऊपर में पूरे विश्व का जितना भी हमारा यूरोपियन कंट्री है, सब उसके ऊपर बैन लगा दिया है। तो रशिया का डायमंड अगर आप वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, डायमंड मतलब कि रफ वहाँ से आप लाते हैं, तो उस पर जैसे ही बिल पे लिख देगा कि मेड इन, बिल जो है रशिया से रेज हुआ है, तो वो डायमंड कंट्री सब लेना बंद किए हुए है, जिसके कारण से रेट इतना ज़्यादा बढ़ा था। अभी थोड़ा लिबरल हुआ है, अभी युद्ध भी थोड़ा शांत जैसा माहौल जैसा लग रहा है। लेकिन सच पूछिए तो डायमंड नेचुरल का जो पूरे विश्व का 202 कंट्री में से 2 कंट्री है जो 60% होल्ड करता है। एक का नाम ऑस्ट्रिया है और एक का नाम है रसिया। ऑस्ट्रेलिया, अब कितने लोग जो रफ डायमंड लेके ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, वहाँ से बिलिंग करके पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा भाव नीचे आया है। और भाव नीचे आने से आम आदमी मतलब एक अच्छा उसका क्वांटिटी में इसका सेल बढ़ा है। और पूरे वर्ल्ड से सबसे बड़ा खूबी है कि हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है कि 90% रफ डायमंड इंडिया में आता है और यहाँ पॉलिश्ड होता है। पॉलिश्ड होने के बाद फिर से यहाँ से वापस जाता है पूरे विश्व के हर एक क्षेत्र में, और तब जाके उसका ज्वेलरी फॉर्म में यहाँ से भी जाता है और एक्सपोर्ट बहुत तगड़े तरीके से होता है। ओके, शुक्रिया आनंद जी, आपने वक्त निकाला। और साथ ही सचिन गुप्ता आपका और प्रथमेश माल्या आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। गोल्ड, सिल्वर और डायमंड पर आप लोगों ने अपनी राय रख दी। चलिए, खास पेशकश को यही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।